जरिए आपने देखा कि कैसे महिलाओं को लेकर के बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको लिस्ट बता देते हैं कि किन किन राज्यों में अब तक महिलाओं को लाभ मिल रहा है। सबसे पहले राज्य आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, स्कीम का नाम है लाडली बहना योजना, जो कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई थी और 1250 रुपए इसमें हर महीने महिलाओं को मिलते हैं। फिर महाराष्ट्र की बात करें, माझी लाडकी बहन, ये इस योजना का नाम है। इसके तहत 1250 रुपए ही महाराष्ट्र में भी महिलाओं को मिलते हैं। और झारखंड की बात करें तो मैया सम्मान योजना है, जिसमें कि 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक योजना है, छत्तीसगढ़ की योजना में मेहतारी वंदन योजना है, 1000 रुपए इसमें महिलाओं को मिलते हैं। और इसके अलावा कर्नाटक की बात करें, गृह लक्ष्मी योजना सरकार की तरफ से वहां पर शुरू की गई है, जिसमें कि महिलाओं को 2000 रुपए मिलते हैं। ओडिशा की बात करें, सुभद्रा योजना है, जिसमें कि 833 रुपए ही महिलाओं को दिए जाते हैं हर महीने। तमिलनाडु की बात करें, मगलीर उरिमाई थोगाई, ये योजना का नाम है, जिसमें कि 1000 रुपए महिलाओं को मिलते हैं। और बंगाल में भी लक्ष्मी भंडार योजना महिलाओं के लिए ममता सरकार की तरफ से चलाई गई है, जिसमें कि 1000 से 1200 रुपए मिलते हैं। और असम की बात करें तो अरुणोदय योजना है, महिलाओं के लिए चलाई गई, जिसमें 1250 रुपए। इसी तरह की योजना हिमाचल प्रदेश के लिए भी ऐलान किया गया था, लेकिन हिमाचल में फिलहाल महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा। और राज्य लगातार आपको बता रहे हैं। अब आगे आपको बताएंगी कि किन राज्यों में ऐलान किया गया, और आपको ये जानकारी फिलहाल ऋतु देंगी। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से राज्य दर राज्य यहाँ पर योजनाओं का अंबार लगा था, और जब भी चुनाव आते हैं तो इसी तरीके से ये तमाम दावे, तमाम वादे किए जाते हैं। हर एक तबके को साधने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर महिला, जो कि आधी आबादी होती है। अब किन राज्यों में ऐलान हुए बता दें। हरियाणा, बीजेपी ने हर महीने 2100 रुपए देने का वादा कर दिया। इसके अलावा देखिए 2025 से योजना की शुरुआत होगी, और किस तरीके से जीत हरियाणा में मिली है, ये हम सभी ने देखा। दिल्ली की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी, जहां पर विधानसभा चुनाव अगले साल होने, यानी कि 2025 की शुरुआत में होने हैं, हर महीने आएंगे 1000 रुपए, ये भी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इस जो चुनावी फेहरिस्त है, इसमें देखिए चुनाव जीतने तो योजना शुरू होगी, ये भी कह दिया सीधे सीधे। बिहार की बात करें, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी महिला वाला फॉर्मूला चल दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल, जो कि अब सत्ता में काबिज होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर महीने देखिए महिलाओं के खाते में राशि जाने की बात यहां पर कहते हुए नजर आए। चुनाव जीते तो योजना शुरू हो जाएगी, आरजेडी की तरफ से कहा गया। लेकिन यहां पर पलटवार जेडीयू ने किया है और कहा है कि सत्ता में आने से आरजेडी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती और आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो आने वाले चुनावों में क्या क्या ऐलान किया गया है वो आपको हमने बताया, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर जो विराम था, अब कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो सस्पेंस था, उसमें अब विराम लग चुका है। आपको ये बता दें कि अब फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला, और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही कि शाम को 4 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ जमनुबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र में नए सीएम के शपथ ग्रहण के साथ ही सबकी निगाहें कैबिनेट के विस्तार पर टिकी है, क्योंकि अब तक यह माना जा रहा था कि महायुति के साथ ही पूर्व सीएम शिंदे नाराज चल रहे हैं, लेकिन महायुति में चल रही खींचतान अब खत्म होती दिख रही है। माना जा रहा है कि शिंदे गुट, जो कुछ कैबिनेट मंत्रालयों को लेकर अड़ा हुआ था, उसे मना लिया गया है और अब आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नागपुर में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इसके लिए जोरदार तैयारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से 20 से 21 मंत्री बनाए जा सकते हैं, शिवसेना से 11 से 12 और एनसीपी से 9 से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में सीएम सहित अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कैबिनेट फाइनल करने के लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार से अलग अलग चर्चा की। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपने मंत्रियों की लिस्ट मुख्यमंत्री फडणवीस को दे दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि सीएम फडणवीस जिस भी मंत्री को जो विभाग देंगे वो अंतिम माना जाएगा। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में सीएम की सलाह को अंतिम निर्णय माना जाएगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व गृह विभाग अपने पास रखना चाहता है। वो किसी भी हाल में गृह विभाग अपने सहयोगी दलों को देना नहीं चाह रहा। इसी खींचतान के कारण ही मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी भी हुई।
सूत्रों के मुताबिक महायुति के नए मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े नामों को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी बड़े और कुछ दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के नए राज्य मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले विधायकों को जगह दी जाएगी। विवादित नेताओं से दूरी बनाई जाएगी। हाईकमान भी इस बात पर जोर दे रहा है कि पुराने दागी मंत्रियों को दोबारा कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। महायुति सरकार की कोशिश है कि सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल का गठन का काम पूरा कर लिया जाए। सूत्रों का कहना है कि महायुति में पावर शेयरिंग पर लंबा मंथन हुआ है और पोर्टफोलियो बंटवारे पर बैलेंस बनाने पर बात बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला हो चुका है तय, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महायुति सरकार मंत्रिमंडल में किसे क्या मिल सकता है, और ये जानकारी हम आपको सूत्रों के हवाले से इस वक्त दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के सबसे पहले बात कर लेते हैं। गृह, शहरी विकास, सार्वजनिक लोक निर्माण, लॉ एंड जुडिशरी, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली, ऊर्जा, पर्यावरण और आदिवासी विभाग इनके पास हो सकता है। ये सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक नाथ शिंदे की बात करते हैं। राजस्व, सार्वजनिक कार्य यानी कि पब्लिक PWD डिपार्टमेंट के पास हो सकता है। राज्य उत्पादन शुल्क, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्कूल शिक्षा और परिवहन का डिपार्टमेंट भी इनके पास हो सकता है। ये भी सूत्रों ने जानकारी दी। अजित पवार गुट की अगर बात करें तो उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं, अब आपको वो भी बताते हैं। वित्त और योजना डिपार्टमेंट के पास हो सकता है। हाउसिंग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति इनके पास हो सकता है। चिकित्सा, शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, महिला और बाल विकास कल्याण और राहत और पुनर्वास, ये तमाम डिपार्टमेंट्स आपको बता रहे हैं कि किसके पास क्या हो सकता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, संभल से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिल्कुल, और संभल की जानकारी आपको दे दें, जहां पर देखिए हिंसा के बाद जो एक्शन है वो अब लगातार तेज हो गया है और योगी का हंटर भी चलना शुरू हो गया है दंगाइयों पर। आपको बता दें कि एक्शन तेज तो हुआ है, लेकिन अब इनाम राशि रखने की भी तैयारी है। इसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाका है, जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है, वहां पर बाकायदे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कई ऐसे मकान है जहां ताले लटके हुए हैं, अब उन्हें भी चिन्हित करके उसको लेकर के भी कार्रवाई की तैयारी है। किस तरीके से आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संभल हिंसा के बाद पुलिस की सख्ती, फरार दंगाइयों पर होगा इनाम घोषित। दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम, नकाबपोश बवालियों की पहचान बनी चुनौती। संभल में 24 नवंबर को हुए हिंसा के बाद दंगाइयों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब तक पुलिस ने 40 दंगाइयों को पकड़कर जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी कई दंगाई पुलिस के रडार से दूर है। संभल हिंसा का कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। हिंसा में शामिल सभी दंगाइयों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। SP KK विश्नोई ने फरार अपराधियों के ऊपर इनाम की घोषणा का ऐलान किया है। अभी तक कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 93 लोगों को के नाम है जो प्रकाश में आए हैं। उन सबके यहाँ पे समय समय पे दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में सभी लोग अपना घर छोड़ के भगे हुए हैं। लेकिन पुलिस द्वारा जल्दी उन सब पे इनाम भी डिक्लेयर करवाया जाएगा और उनको हर एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बना के उनकी गिरफ्तारी करने के जल्द प्रयास किया जाएगा।